अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्रम मीर। कश्मीर जहां सुबह सुबह की ठंडी हवाओं के साथ अजान की आवाज गूंजती है, जहां हर गली हर मोहल्ले से कुरान की तिलावत सुनने को मिलती है और ईमान ताज़ा हो जाता है, और जहां दीन का हुक्म साफ साफ जाहिर है कि शराब हराम है। टूरिज्म को प्रमोट करने के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर यहां के एयरपोर्ट में शराब की दुकानें खोलने जा रही। और ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्र हो, सिख मर्यादा हो या बाइबल की सीख हो, सब ने इस नशे को इंसान और समाज के लिए नुकसानदेह बताया है। फिर भी इसी कश्मीर में शराब के अब ठेके और दुकानें खुलेआम चल रही है, होटलों में बार लगे हैं और हर साल सरकार को इससे करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू आता है। अब सवाल यह है, ये जमीन जहां इतनी पाकीज़गी है और मजहब और अकायद जब इस चीज से दूर रहने को कहते हैं, वहां ये चीज एक कारोबार तक कैसे पहुंच गई? आखिर इसके पीछे का असली सच क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पैसा, ग्राउंड रियलिटी, आज हम फैक्ट्स के साथ सीधी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। कश्मीर में शराब कोई नया सीन नहीं है, इसका बीज हजारों साल पहले बोया गया था। 12वीं सेंचुरी की राज तरंगी में एक लफ्ज सूर्य का जिक्र किया है कल्हन ने बार बार। सूर्य यानी एक फर्मेंटेड ड्रिंक, लेकिन तब ये राज दरबार, सोल्जर्स की सेलिब्रेशंस और कुछ रिचुअल्स का हिस्सा था। इस्लाम के आने के बाद कुरान के मुताबिक शराब हराम हुई, पब्लिक कंजम्पशन गिर गया, लेकिन कुछ एलीट महफिलों में शराब छुपी हुई रही। फिर आया डोगरा रूल 1846 से 1947 तक। लिक्वर ओपनली बेची जाती थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स, डोगरा एलिट्स और टूरिस्ट के लिए श्रीनगर, जम्मू और गुलमर्ग में सप्लाई नेटवर्क चलता रहा। एक्साइज ड्यूटी एक मेजर रेवेन्यू सोर्स थी और कुछ मुस्लिम एंड हिंदू लाइसेंस होल्डर्स के पास शराब बेचने का लीगल राइट भी था। 1947 के बाद मुस्लिम मेजॉरिटी वैली में शराब पर इतना सोशल टैबू हुआ कि पब्लिक कंजम्पशन टोटल खत्म होने लगी, लेकिन पब्लिक डिमांड कभी खत्म नहीं होती। टूरिस्ट, डिफेंस फोर्सेस और कुछ एलिट्स के लिए ये साइलेंट नेटवर्क चलता रहा। यानी आज का पैराडॉक्स, पब्लिक में मना, प्राइवेट में इस्तेमाल। दोस्तों, ये शराब की कहानी एक मिलीनियम लॉन्ग किस्से का नतीजा है कश्मीर में। दोस्तों, कुछ ग्राउंड रियलिटी की बात करना चाहता हूं मैं आपके साथ। ये कुछ ऐसी हकीकत है, शायद आपने ऐसे सुना भी नहीं होगा। 2025 में ही लाल चौक से ज्यादा दूर नहीं एक नई लिक्वर शॉप खुलती है। 2 दिन के अंदर मार्केट बंद पड़ता है, ट्रेडर्स का गुस्सा देखने को मिलता है। रिलीजियस लीडर्स का बयान आता है कि मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर ये अमल नाकाबिल कबूल, ये हमारी तहजीब के लिए कबूल नहीं, और दबाव इतना ज्यादा होता है कि 2 दिन में ही सरकार को शटर बंद करना पड़ता है। पर जब सरकारी फाइल्स और दस्तावेज खुलते हैं दोस्तों, तो कहानी कुछ और देखने को मिलती है। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि यहाँ वाइन शॉप्स की टोटल गिनती 305 पर ही है, कोई नई शॉप नहीं खुली, लेकिन टेंडर रिकॉर्ड्स और एक्साइज बिटिंग डेटा कुछ और कहानी सुनाते हैं। सिर्फ 2022 से 23 में ही 77 नए शॉप्स अलॉट हुए, जिसमें 67 जम्मू के लिए और 10 कश्मीर के लिए है। और याद रखिए कि ये एलोकेशन जो हुआ था, ये क्वाइटली टेंडर लिस्ट में छुप गया था, क्योंकि अनाउंसमेंट ओपनली होती तो बैकलैश गारंटीड था। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी 2020 में जब 200 से ज्यादा नए इवेंट्स का प्लान बना, शोपियां से लेके पुलवामा से लेके अनंतनाग, कुलगाम, हर जगह प्रोटेस्ट हुए थे। और सुनिए दोस्तों, कुछ शॉप्स तो टूरिस्ट जोन्स के नाम पर अप्रूव हुए थे, लेकिन बाद में पता चला उनका कस्टमर बेस मोस्टली लोकल निकला। इसके अलावा कुछ कैंटीन्स ऐसे भी होते हैं जिनका लिक्वर सप्लाई नेटवर्क अलग से चलता है, जिसका डाटा कभी पब्लिक नहीं होता, लेकिन ये वैली के कंजम्पशन पैटर्न्स में हिस्सेदार होता है। काफी बड़ा हिस्सा इसका भी होता है। तो समझिए कि एक तरफ से पब्लिक गुस्से में सड़क पर निकलती है, दूसरी तरफ लाइसेंसिंग और सप्लाई क्वाइटली चलता रहता है। ये सिर्फ एक दुकान का सीन नहीं है दोस्तों, ये एक साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर साल करोड़ों रुपए कमाता है। भले ही जाहिरी तौर पे लोग इसके खिलाफ नारे क्यों नहीं लगा रहे हो या शॉप्स के शटर बंद क्यों ना हो रहे हो। अब करते हैं कानून की बात, क्योंकि ये पूरी कहानी समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि कश्मीर में शराब का स्टेटस इलीगल नहीं बल्कि रेगुलेटेड है, और सिस्टम चल रहा है जम्मू कश्मीर एक्साइज एक्ट के अंडर। हर साल सरकार एक नई पॉलिसी इशू करती है जिसमें लिखा होता है कहां लिक्वर वेंड अलाउड होगा, कैसे लाइसेंस मिलेगा, ओपन ऑक्शन या ई टेंडर होगा, कौन से लिक्वर ब्रांड्स को अप्रूवल मिलेगा और कौन से कंप्लायंस नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। कागज पर तो ये सिस्टम अलग है दोस्तों, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है सब, लेकिन जमीन पर तस्वीर पूरी तरह से अलग है। वैली में एक लिक्वर शॉप का मतलब होता है गारंटीड प्रोटेस्ट, इसीलिए ये सिस्टम सिर्फ कुछ टूरिस्ट जोन्स, कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस और हाई एंड होटल्स तक ही सीमित रहता है। जम्मू में बाजार ज्यादा खुलता है, स्टिग्मा कम है, इसीलिए लाइसेंस का बल्क वहीं अलॉट होता है। और असली खेल
पेपर पे कहा जाता है कि शॉप्स की गिनती 305 पर ही है, लेकिन टेंडर फाइल्स के अंदर कहानी कुछ और लिखी होती है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2022-23 में चुपके से 77 नए शॉप्स अप्रूव हुए। अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि एक खुली डिक्लेरेशन का मतलब होता है सड़कों पर शोर, बंद और बैकलैश। तो शॉर्ट में आप यूं समझ लो कि कानून अलाउ करता है, पर कश्मीर के शराब का सिस्टम तय होता है एक सिंपल फॉर्मूला से, पॉलिटिक्स की मर्जी, अवाम का गुस्सा और टेंडर की टाइमिंग। चलिए अब आते हैं उस चीज पे जहां से सारा का सारा सिस्टम जो है वो ड्राइव होता है, वो चीज जो डिसीजंस बदल देती है, पॉलिसीज लिख देती है और जहां से पूरे का पूरा सिस्टम घुमाया जाता है, यानी कि पैसा। 2023 से 24 में जम्मू कश्मीर का एक्साइज रेवेन्यू 2270 करोड़ क्रॉस कर गया और इस सब का सबसे बड़ा रेवेन्यू शराब से आता है। ये पैसा कहां जाता है? सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये रोड्स, सैलरीज, वेलफेयर स्कीम्स में लगता है। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि कल को अगर सरकार ने शराब का बिजनेस बंद कर दिया तो बजट में एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। इसलिए चाहे पब्लिक में प्रोटेस्ट हो, शॉप्स बंद हो या बैकलैश आए, सिस्टम को पूरा रोकना पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दोनों टर्म्स में मुश्किल हो जाता है। और इसमें सिर्फ ऑफिशियल शॉप्स नहीं है दोस्तों, जो अनलिस्टेड सप्लाई चेन्स है उनका कंट्रीब्यूशन भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू में होता है, बस वो नंबर्स कभी ऑफिशियल लिस्ट में नहीं दिखते। सिंपल शब्दों में कहो तो ये सिर्फ एक मॉरल या रिलीजियस डिबेट नहीं है, ये एक करोड़ों रुपए का इकोनॉमिक इंजन है, जिसे रोकने का मतलब सरकार अपने ही बजट की ऑक्सीजन काट देती है। एक और चीज बताता हूं दोस्तों, इस लिक्वर बिजनेस का एक और बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर जो है वो टूरिज्म है। कश्मीर लिक्वर मार्केट डायरेक्टली टूरिस्ट से जुड़ा है। होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्लब्स, शिकाराज पे लग्जरी पैकेजेस और एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी पेड काउंटर्स, ये सब टूरिज्म का हिस्सा है। कुछ फैक्ट्स सुनिए जरा। 2024 में सरकार क्लेम करती है कि J&K में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। इंप्रेसिव लगता है सुनने में, लेकिन इंडस्ट्री के लोग कुछ और कहते हैं कि ये नंबर विजिट्स का है, जो असली टूरिस्ट से अलग होता है। इसमें लोकल लोगों का डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल, यात्रास और एक ही टूरिस्ट के मल्टीपल डिसीजंस को अलग अलग काउंट किया जाता है। ग्राउंड पे वैली में टूरिस्ट का आना सिर्फ 35 और 40 लाख के करीब था। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको समझ आ जाए कि ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं है, लिक्वर डिमांड का भी है। टूरिस्ट ज्यादा आए तो होटल, बार्स और एयरपोर्ट काउंटर्स फुल, टूरिज्म कम तो शेल्फ्स पे स्टॉक पड़ा रहता है। और फिर आया 2025 का अप्रैल का पहलगाम अटैक। 2 हफ्ते के अंदर होटल ऑक्यूपेंसी सिंगल डिजिट्स में गिर गई, बुकिंग 70% कैंसिल हुई और लिक्वल सेल्स में 60% से ज्यादा गिरावट देखी गई। यानी यहां समझ आता है कि पूरे मॉडल एक पतली डोर पे लटका हुआ है। जब तक टूरिस्ट फ्लो स्ट्रांग है, सेल्स चलती रहेंगी, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी या पॉलिटिकल सिचुएशन हिलती है, ये बिजनेस एक रात में गिर जाता है। और इसीलिए शराब की पॉलिसी यहां सिर्फ एक रिलीजियस या पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि टूरिज्म के रिपोर्ट कार्ड पर भी डिपेंड करती है। रिलीजियस अपोजिशन की बात करते हैं दोस्तों, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो शराब को सपोर्ट करता है। हर धर्म ने शराब से दूरी बरतने को कहा है, दूर रहने को कहा है। इस्लाम की अगर बात करूं तो इस्लाम में कुरान की सूरह अल माइदा में आयत 90 में अल्लाह ताला साफ कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमुल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनीबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत परस्ती और जुए के तीर, ये सब शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो। हदीस में भी हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने फरमाया, अल्लाह ने शराब पर लानत की है और उस पर जो इसे पीता है, पिलाता है, बेचता है, खरीदता है, बनाता है, बनवाने के लिए कहता है, ले जाता है, जिसके लिए ली जाती है और जिसका पैसा खाता है। ये हदीस अबू दाऊद और तिर्मिजी शरीफ दोनों में है। इस हदीस में प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने सिर्फ पीने वाले पर नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन पर लानत भेजी है, प्रोड्यूसर, सेलर, बायर, ट्रांसपोर्टर, फाइनेंसर, सब पर। अभी हमने देखा कैसे रिलीजन के हक में, समाज के हक में लोग कैसे सड़कों पर आते हैं प्रोटेस्ट करने, लेकिन इस सिक्के का एक और पहलू भी है जिसको भी समझना जरूरी है। वही आवाज जो दिन में सड़कों पर ईमान के जज्बे का नारा लगाती है, रात होते ही कहीं खो जाती है। दिन में शटर गिरते हैं, नारे लगते हैं, लेकिन रात में कुछ अलग ही मंजर होता है। शहर के महंगे होटल्स, प्राइवेट फार्म हाउसेस, टूरिस्ट रिजॉर्ट के लॉन्स, बॉटल के कॉक्स खुलते हैं, ग्लास क्लिंक करते हैं और कभी कभी वही चेहरा जो दिन में प्रोटेस्ट में था, इन्हीं महफिलों में किसी कोने में पड़ा रहता है।
ऑफिशियल लाइसेंस सिर्फ टूरिस्ट जोन्स तक है, होटल्स और क्लब्स तक सीमित है, लेकिन इसकी डिमांड सिर्फ टूरिस्ट की नहीं है। एक साइलेंट नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हाई एंड इवेंट्स और कुछ स्पेशल एक्सेस वाले सर्कल्स जो इस सप्लाई चेन्स को चलाते हैं, और ये सब पब्लिक आंखों से दूर रहता है। यानी जो आवाज दिन में दुकान का शटर गिरा देती है, रात में वही एक शराब की महफिल में दब जाती है। कश्मीर का यही असली पैराडॉक्स है दोस्तों, दिन में कुछ और जज्बा, रात में कोई और कहानी। यहाँ की सियासत की शराबी हकीकत बताता हूँ दोस्तों। कश्मीर में शराब सिर्फ एक बेवरेज नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट भी है। इधर के लीडर्स का डबल स्टैंड देख लो जरा। पब्लिक स्टेज पर कहते हैं कि हम अवाम की रिलीजियस सेंटिमेंट्स का सम्मान करते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे इसी बात पे चर्चा होता है कि टूरिज्म और एक्साइज रेवेन्यू के बिना बजट गैप कैसे भरे। दिल्ली से प्रेशर है कि वन इंडिया वन पॉलिसी के मॉडल को पुश करो, लेकिन वैली में एक लाइसेंस भी वोट बैंक हिला देती है। इसलिए यह मुद्दा कभी हाई पिच बन जाता है, कभी फाइल कैबिनेट में ही दबी रहती है, और जब अनाउंस होता है टाइमिंग बहुत सर्जिकल होती है, या तो टूरिस्ट सीजन से पहले या इलेक्शन के बाद। यानी कि शराब का इशू यहाँ सिर्फ मोरालिटी का नहीं है, ये गवर्नेंस का भी थर्मामीटर है। जो इसको संभाल ले, समझो कश्मीर में अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की आधी जंग जीत जाता है। चलिए अब एक और चीज समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शराब की इकोनॉमी और इससे छुपे हुए साइड इफेक्ट्स को समझते हैं। शराब का पैसा सिर्फ सरकारी खजाने तक नहीं जाता दोस्तों, ये वैली के सोशियो इकोनॉमिक मैप को भी बदल रहा है। पहली चीज, टूरिस्ट बेल्ट के होटल्स और रिजॉर्ट्स अपनी प्रॉफिट प्लानिंग में लिक्वर सेल्स को फिक्स कर चुके होते हैं। यानी जितना ज्यादा अल्कोहल सर्व होगा, उतना ज्यादा रूम रेट जस्टिफाई होगा। इस वजह से होटल्स का फोकस हॉस्पिटैलिटी के कल्चर से निकलकर हाई मार्जिन लिक्वर अपसेलिंग पे शिफ्ट हो गया है। दूसरा इंपैक्ट लैंड यूज है। न्यू लिक्वर वेंट्स का मतलब प्राइम टूरिस्ट लोकेशन का एक हिस्सा परमानेंट कमर्शियल अल्कोहल जोन बन जाना है। ये जगह पर किसी लोकल बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट आउटलेट या फैमिली कैफे को नहीं मिल जाती है फिर। और तीसरा सबसे साइलेंट इंपैक्ट लेकिन सबसे बड़ा, यानी कि कैश फ्लो। लाइसेंसिंग का एक हिस्सा व्हाइट मनी में होता है, लेकिन एक्चुअल सेल्स में कैश ट्रांजैक्शंस काफी होते हैं जो पैरेलल इकोनॉमी को फ्यूल करते हैं। ये पैसा कहीं प्रॉपर्टी डील्स में लगता है, कहीं इलेक्शन में लगता है, कहीं स्मगलिंग नेटवर्क्स के लिए कवर बन जाता है। इसीलिए शराब का ट्रेड सिर्फ एक ड्रिंक बेचने का काम नहीं है दोस्तों, ये अपने साथ एक पूरा सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट लेकर आता है जो वैली के कल्चर, लैंड यूज, कैश इकोनॉमी तीनों को एक नई दिशा में धकेल रहा है। अगर मैं बात करूं व्हाट्स द वे आउट की, रास्ता क्या है बाहर निकलने का, तो बहुत सिंपल सा कुछ नहीं है इसमें। जब शराब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि होटल्स का बिजनेस मॉडल, लैंड का कमर्शियल फेट और कैश इकोनॉमी का इंजन बन जाए, तो सॉल्यूशन सिर्फ एक दुकान बंद कर देना नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें टूरिज्म मॉडल को शिफ्ट करना पड़ेगा। कश्मीर अपनी पहचान अपने कल्चर, क्राफ्ट और टूरिज्म से बनाई, ना कि हाई मार्जिन लिक्वर पैकेजेस से। गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए उन होटल्स को जो अल्कोहल फ्री पैकेजेस प्रमोट करे और कश्मीर फ्रेंडली टूरिज्म को ब्रांड बनाए। दूसरा, कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग। लाइसेंस का रिकॉर्ड, टेंडर्स का प्रोसेस और एक्साइज रेवेन्यू का यूज सब पब्लिक डोमेन में हो, ताकि ब्लैक मनी का नेक्सस तोड़ा जाए। ये काम एनजीओज, रिलीजियस बोर्ड्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स मिलकर कर सकते हैं। तीसरा है ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स। जो लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिक्वर कंपनी पे डिपेंडेंट है, लिक्वर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उनके लिए क्राफ्ट्स, एग्रो टूरिज्म और स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज को पुश करना होगा। तभी उनके लिए एक सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट क्रिएट होगा। और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। सिर्फ मॉरल स्लोगन से नहीं, डाटा और ग्राउंड रियलिटी के साथ आती है। जब आवाम को पता चले कि ये शराब का ट्रेड उनके जमीन, उनके शहर, उनके पैसों को कैसे बदल रहा है, तभी वो सड़कों से आवाज उठाकर पॉलिसीज की बात करेंगे। दोस्तों, शराब सिर्फ हलाल हराम की बात नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला है। और फैसला तब बदलता है जब आवाज सिर्फ महफिलों में नहीं, हुकूमतों के दफ्तर तक गूंजती है। दोस्तों, आज आपने सारी हकीकत सुन ली कि कश्मीर में शराब का नेक्सस कैसे चलता है, कैसे इसमें पैसा सर्कुलेट होता है, सॉल्यूशंस क्या है और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भी। लेकिन जाते जाते हर बार की तरह मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये कहानी सिर्फ बॉटल्स तक लिमिटेड नहीं है, बार्स या लाइसेंस तक सीमित नहीं है। ये कहानी उन माओं की कहानी है जो रात भर दरवाजे पे बैठे अपने बेटे का लौटने का इंतजार करती है। ये कहानी उन बच्चों की कहानी है जिनकी स्कूल फीस बाप के नशों में डूब जाती है, और उन रिश्तों की कहानी है जो गिलास के छोटे साए में टूट जाते हैं।
मैं जानता हूं दोस्तों, आज जो कुछ मैंने कहा वो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये आवाज़ मैं इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे शहर, हमारे गांव सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स के पोस्टर्स में ही खूबसूरत ना लगे, बल्कि अंदर से भी महफूज और साफ रहे। हमारे पास अभी भी वक्त है दोस्तों अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने का, अपनी गलियों से नशा दूर करने का और अपनी तहजीब को उसी रोशनी में लाने का जिस पे हमें गर्व था, जो हमारी पहचान थी। ये सरकार की लड़ाई नहीं है सिर्फ दोस्तों, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, जब तक हम सब मिलकर आवाज उठाते हैं तब तक कोई भी सिस्टम हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी लॉबी हो या कोई भी नेक्सेस हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों मैं हूं खुर्रम मीर और ये था खुर्रम्स खास। अगर आपको लगता है कि ये सच सुनना और सुनाना जरूरी था तो इस आवाज को यहीं खत्म होने मत देना, वीडियो को हर जगह शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम उन सच्चाइयों पर बात कर सके मिलके जो लोग चाहते हैं कि हम कभी नहीं सुने।